नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया गया है, जो पूछा गया है पिछले वर्ष अपलोड कर दिए। बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिया और बिहार एसएससी का अपलोड कर रहे हैं। बिहार एसएससी का भी एनसीईआरटी पढ़ दिए हैं। और एसएससी जीडी का बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ सामान्य जानकारी बिहार एसएससी के लिए एसएससी जीडी और एनसीईआरटी का भी अपलोड कर दिए हैं। क्लास 10 का भी अपलोड कर दिए हैं। जो भाई क्लास 10 की VVI ये प्राचीन इतिहास अपलोड कर दिए हैं। प्राचीन इतिहास अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में। मध्यकालीन इतिहास भी अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। आधुनिक इतिहास का 3 वीडियो अपलोड किए हैं। 3 वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अपलोड किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था भी 5 पार्ट में अपलोड किया गया है, जाके देख लीजिए कितना पार्ट में, ठीक है, जाके देख लीजिए। भारत का भूगोल भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, भारत का भूगोल भी अपलोड कर दिए 3 पार्ट में। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल भी अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। अब अर्थव्यवस्था में आते हैं, क्या अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक के बारे में चलते हैं, ठीक ना। ऊपर जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है, जाके देख लीजिए प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं 134 पेज नंबर पे जाते हैं, ठीक, सब अपलोड कर दिए गए हैं, देख लीजिए। चलिए अब क्या बोले, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, नीचे डेट भी है। अर्थव्यवस्था में पहला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय आय एवं मापन। राष्ट्रीय आय एवं मापन देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया है। एसएससी जीडी में 6 तारीख 2 महीना 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। भीतर कहलाती है, क्या कहलाती है, भीतर। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। घरेलू आय किसी देश की आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण माप है। क्या है, महत्वपूर्ण माप है, ठीक है। चलिए निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात। निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस कुल आयात। देखिए निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस कुल आयात से है, ठीक है। चलिए व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य व्यापार का डैश माना जाता है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य व्यापार का डैश माना जाता है। मात्रा माना जाता है, क्या माना जाता है, मात्रा माना जाता है, मात्रा। राजस्व प्राप्ति डैश है, क्योंकि उनसे सरकार पर कोई दावा नहीं बनाता है। राजस्व प्राप्ति डैश है, क्योंकि उनसे सरकार पर कोई दबाव नहीं बनता है। गैर प्रतिदेय राजस्व प्राप्ति वे प्राप्ति हैं जो कोई देनदारी नहीं, गैर प्रतिदेय पैदा करती है, जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें कर और तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार डैश होती है। धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार होता है या होती है, अधिशेष, ठीक है, अधिशेष। ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं। ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में
ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। देयता, ऋण एक देयता का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? 11.8%। 11.8% है। 11.8%। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद GDP में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में 11.8 था। आर्थिक समीक्षा में 2022-23 के अनुसार क्या है? देखिए 22-23 के अनुसार क्या है भी GDP। सेवा क्षेत्र में 53.66% है। औद्योगिक क्षेत्र में 29.02% है। कृषि क्षेत्र में 17.32% है। भारत की जीडीपी में डैश क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में इतना प्रतिशत हो गया था। भारत की जीडीपी में डैश क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया था। औद्योगिक क्या है? औद्योगिक सर्वाधिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण हैं। सार्वजनिक डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण हैं। सड़कें क्या हैं? सड़कें हैं। सड़कें राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई है। राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक वर्ष समय की इकाई है। उत्पाद क्या है? उत्पाद प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत को डैश निरूपित करता है। प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत को निरूपित करता है। आय क्या करता है? आय। अर्थव्यवस्था डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का मूल्य कुल योग है। डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग है। जीडीपी क्या है? जीडीपी है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 और 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है। सी 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। डैश सरकार द्वारा आवश्यकता कुल उधार का एक संकेत है। डैश सरकार द्वारा आवश्यकता कुल उधार का एक संकेत है। राजकोषीय घाटा डैश सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा। बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या है?
कौन सा सही है? NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। क्या है? माइनस मूल्यह्रास। ठीक। आइए 17 नंबर पे। आयात को प्रतिबंधित करता है। आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। केवल ए ट्रैफिक करता है। क्या करता है? ट्रैफिक। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। योजनागत और गैर योजनागत व्यय। योजनागत और गैर योजनागत व्यय। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। डैश तैयार होता है। अर्थव्यवस्था का ढांचा। अर्थव्यवस्था का ढांचा। वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? बताइए। वैयक्तिक प्रयोज्य आय। वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। बचत। क्या है? बचत है। बचत। राष्ट्रीय आय बराबर C घरेलू खपत प्लस G डैश प्लस I निवेश के व्यय प्लस NX शुद्ध निर्यात मतलब होता है सरकारी व्यय होगा। G मतलब सरकारी व्यय। ठीक है, देख लीजिए। राष्ट्रीय आय C प्लस G प्लस I प्लस NX C मतलब घरेलू खपत, G मतलब सरकारी व्यय, I मतलब निवेश व्यय, NX मतलब निर्यात। NX मतलब निर्यात आयात भी होता है। राष्ट्रीय आय को डैश की तरह परिभाषित किया जाता है। कारक लागत पर NNP। कारक लागत पर NNP। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है। राजस्व बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित होता है वह राजस्व बजट कहलाता है। राजस्व बजट कहलाता है। यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि डैश होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि डैश होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि बढ़ती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। यह एक प्रकार का बोझ है। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है विनिर्माण। क्या है?
विनिर्माण। राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। एक राष्ट्रीय आय की गणना में एक वर्ष या वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल का माप है। वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल का माप है। आर्थिक उत्पादन किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। वास्तविक जीडीपी किसी आधार वर्ष की कीमतों पर व्यक्त की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बताता है। जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के माप होता है। जीवीए का पूर्ण स्वरूप क्या है? जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का पूर्ण स्वरूप क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है? वानिकी। क्या है? वानिकी। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्राकृतिक संसाधन जल, मृदा, वायु का प्रयोग करके किसी माल का उत्पादन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अन्य नाम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? 8 आकलन करता है। उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 8 विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन आकलन किया जाता है जो निम्न है। देखिए 8 में से कौन कौन है देख लीजिए। कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन और उत्खनन, उत्पादन, विनिर्माण, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति, निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं। ठीक, इतना 8 सेवाएं। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना।
जीडीपी का उपयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से देश की कुल उत्पादन को मापा जाता है। जीडीपी की गणना एक वर्ष के अंतर्गत में की जाती है। जीडीपी जीडीपी अपस्फीति कारक को डैश मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। अंतर्निहित क्या बोल रहा है? अंतर्निहित डैश पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। डैश पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास ठीक। चलिए, पूंजीगत वस्तुओं को देखिए लिखा हुआ है, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के लिए के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोभ को मूल्यह्रास कहते हैं। शुद्ध निवेश सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। सांकेतिक जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है। जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, सांकेतिक जीडीपी और दूसरा क्या है? वास्तविक जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या? अंतिम मौद्रिक मूल्य है। जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है, सांकेतिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। सांकेतिक जीडीपी किसे कहते हैं? यह चालू कीमतों वर्तमान वर्ष के प्रचलित कीमत में व्यक्त सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। वास्तविक जीडीपी सांकेतिक जीडीपी के विपरीत यह किसी आधार वर्ष की कीमतों पर व्यक्त सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय। अर्थव्यवस्था में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थव्यवस्था में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य डैश को कहा जाता है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को डैश कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी देश के भीतर
उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीडीपी। देख लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना डैश में शामिल होता है। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना डैश में शामिल होती है। इसकी गणना डैश में शामिल होती है। वर्तमान मूल्य क्या है? वर्तमान मूल्य चलिए देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? गृहिणी का कार्य क्या है? गृहिणी की कार्य मतलब घर की लेडीज जो कार्य करती है वो सब नहीं किया जाता है। दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं की होता है? दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? रोजगार क्या है? रोजगार। आय का समान वितरण, क्रय शक्ति समता तथा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा दो या इससे अधिक समाजों की तुलना की जाती है। आय वितरण के अनुसार जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देश की अधिक विकसित समझा जाता है। एक समाज के लोग दूसरे समाज के से बेहतर हैं इसे जानने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं, जबकि रोजगार इसका मानक नहीं है क्योंकि रोजगार का अर्थ है भोजन, बस, आवास आदि पर खर्च करने की जरूरी धन अर्जन करना। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय के वर्ग में आता है? निम्न मध्य आय वर्ग में। विश्व बैंक विभिन्न देशों के 4 इनकम गुप्त में है। निम्न वर्ग इतना, निम्न मध्य वर्ग इतना, उच्च मध्य वर्ग इतना, उच्च आय इतना। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सातवीं है। क्या है? सातवीं। डैश भारत अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। क्या है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन शामिल है। भारत में कृषि तथा उससे संबंधित क्रियाकलाप लोगों को परंपरागत व्यवसाय है। प्राकृतिक संसाधन, जिसमें वह प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है और तृतीय क्षेत्र का सेवा। ठीक है। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड है? किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड है? प्रति व्यक्ति आय।
तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण होता है। तृतीयक क्षेत्र का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई है। भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत की जीडीपी गणना के लिए जिम्मेदार संस्था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। यह कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन होता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ही पूरे देश के आंकड़े इकट्ठा करता है और इनका आकलन कर जीडीपी आंकड़ा तैयार करता है। जीडीपी। भारत की तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास। निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना का उत्तरदायी है? केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। ठीक, चलिए। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है? जब प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन इत्यादि शामिल है। इसमें संकलन क्षेत्र की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? मछली पकड़ना। क्या है? मछली पकड़ना। इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बैंकिंग। क्या है? बैंकिंग एवं बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, होटल, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए गरीबी बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं। गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं। औद्योगिक विकास बेरोजगारी की डैश पूर्व शर्त है। औद्योगिक विकास बेरोजगारी की डैश पूर्व शर्त है। उन्मूलन। बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। नए उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। कौशल विकास से लोगों को उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। कुशलता से सरकार की रोजगार नीतियां बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी। वे श्रमिक जो अपने आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम का मालिक और उसका संचालन भी करते हैं कहलाते हैं। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम का मालिक और उसका संचालन भी करते हैं कहलाते हैं स्वरोजगार।
जब किसी परिवार की आय, मूलभूत जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब किसी परिवार की आय, मूलभूत जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? मौसमी बेरोजगारी या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बेरोजगारी? एक और दो, दोनों बेरोजगारी है। क्या है? दोनों बेरोजगारी है ग्रामीण क्षेत्रों में। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी दोनों विशेषकर पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी यानी वह बेरोजगार जो ज़्यादातर साल के मौसमी महीनों में होती है, जबकि प्रत्यक्ष बेरोजगारी की स्थिति का निर्माण तब होता है जब किसी विशेष कार्य को करने के लिए सामान्य से अधिक श्रमिक होते हैं। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? यदि 4 मजदूर की ज़रूरत है तो 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? प्रत्यक्ष बेरोजगारी से। प्रत्यक्ष। यदि 4 मजदूर की ज़रूरत है तो 7 मजदूर काम कर रहे हैं, 3 अतिरिक्त मजदूर प्रत्यक्ष बेरोजगारी से पीड़ित होते हैं। प्रत्यक्ष ऐसी घटना जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों की रोजगार दिया जाता है। उन लोगों के लिए क्या 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 शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? चक्रीय निर्धन। चक्रीय। वह उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते हैं? चक्रीय निर्धन। चक्रीय निर्धन। चक्रीय निर्धन। 2011-2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय की गई है। 2011-2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय की गई है। 816। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वच्छ शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धियों को मापता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धियों को मापता है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। जब किसी कार्य में आवश्यकताओं से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब किसी कार्य में आवश्यकताओं से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष बेरोजगारी। प्रत्यक्ष बेरोजगारी। प्रत्यक्ष बेरोजगारी। प्रत्यक्ष बेरोजगारी। निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। शिक्षा। कृषि के बारे में पढ़ते। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है।
भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में किसानों से खाद खरीदता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, डैश अधिशेष कहलाता है। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, डैश अधिशेष कहलाता है। डैश अधिशेष कहलाता है। विपणन ठीक। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, ठीक है, विपणित अधिवेशन कहलाता है। निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। निर्गम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा कितने तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की गई है? जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा कितने तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की गई है? सी 7। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 23 फसलों के न्यूनतम मूल्य की सिफारिश की गई, जिसमें 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन, 4 वाणिज्य फसलें शामिल की गई है। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा आवश्यक होती है? अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा आवश्यक होती है? 50 से 125 सेंटीमीटर। कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष डैश बजट में घोषित किया गया था। कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष डैश बजट में घोषित किया गया है। 2020। किसी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। एम एस स्वामीनाथन। भारत सरकार ने 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग एनसीएफ का गठन किया। भारत सरकार ने 18 नवंबर 2000 को राष्ट्रीय किसान आयोग एनसीएफ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने की। उन्होंने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करता है? निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्यिक खेती की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्यिक खेती की एक विशेषता नहीं है? बड़ी मात्रा में पूंजी उपयोग की जाती है। ठीक, चलिए। कैबिनेट ने 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश बढ़ा दिया गया है। ₹105 प्रति क्विंटल।
समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। उस दाम को डैश भी कहते हैं। समाज के गरीब वर्ग से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। उस दाम को डैश कहते हैं जारी मूल्य। क्या कहते हैं? जारी मूल्य। करारोपण का टॉपिक चलेगा अब। डैश वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति। विस्तारवादी राजकोषीय नीति। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा एक कर पेश किया गया है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा एक कर पेश किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल किया गया है? उत्पाद कर। क्या है? उत्पाद कर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसका सुझाव सर्वप्रथम 2002 में विजय केलकर समिति ने किया था। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 366 से एक नए खंड 12(a) के तहत जोड़ा गया था। 12(a) के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ। जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब हैं: 5%, 12%, 18%, 28%। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर उदाहरण है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? गुड्स एवं सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स। सुगम कर डैश से संबंधित है। आयकर से। सुगम कर आयकर से संबंधित है। सुगम ITR 4 एक फॉर्म है जिसका उपयोग भारत में आयकर रिटर्न भरते समय कर निर्धारितताओं के एक निश्चित अनुभाग द्वारा किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है। एक सामान्य बाजार बन गया है। आइए मुद्रा एवं बैंकिंग वाला। चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर कमेंट। दूसरे वीडियो में मिलते हैं।